चलिए स्टार्ट करें। यस आइए सर, आज का लेक्चर नंबर 6 फॉर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। यस आइए सर, हमने अभी तक क्या क्या देखा? जो अपने नया टॉपिक चालू किया सर, डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा। इसकी बात की सर हमने, डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा। सर डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले हमने देखा कि डिजिटाइजेशन करना जरूरी क्यों है। उसके बाद हमने देखा स्टेप्स इन डिजिटाइजेशन झापड़ से, बराबर है। झापड़ से पहला जस्टिफिकेशन, दूसरा असेसमेंट, पी फॉर प्लानिंग, डी फॉर डिजिटाइजेशन एक्टिविटीज, जिसमें हमने 6 पार्ट देखे, बराबर 6 स्टेजेस देखे। फिर सी था केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ई था इवैल्यूएशन, कि कितना सक्सेसफुल रहा, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। डन। अब आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट के साथ। पॉइंट आइए अगली हम बात करने जो जा रहे हैं वो है 8.4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू decision relevant information। ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू डिसीजन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब सर इतनी देर से हम लोग डेटा 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 की बात कर रहे थे। डेटा को हमने डिजिटल भी करने का सोच लिया, बट अब सर ये डेटा का करना क्या है? देखिए हमको डेटा किस काम का है? डेटा हम लेकर क्या करते हैं, आगे के डिसीजंस बिल्ड करेंगे ना। अब बात सिंपल समझो, एग्जांपल के लिए अगर अपना इतना बड़ा सीएम इंटर का बैच बन गया, बराबर है, तो एडमिशन के समय आप लोगों से बहुत बार बहुत डिटेल्स पूछे गए, तू कहाँ से है, तू कहाँ से है, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। तो एक प्रकार से डेटा हुआ। क्या हमारे क्लास में जो बच्चे हैं, एक पूना के एरिया में से ही हमारे आसपास के बच्चे हैं भाई, कुछ बच्चे विश्रांतवाड़ी से है, कुछ बच्चे वडगांव श्री से है, कुछ बच्चे विमान नगर से है, कुछ बच्चे ये पर्टिकुलर एरिया से है, कुछ बच्चे करवे नगर से है, कोथरूड से है, कुछ बच्चे जुन्नर तालुका से है, कुछ बच्चे नगर से है, कुछ बच्चे आळंदी से है, गुजरात से भी है। नहीं, हमने डेटा सेग्रीगेट किया विद इन महाराष्ट्र कौन सी सिटी से है और आउट ऑफ महाराष्ट्र कौन से स्टेट से है। तो यहां पर हमने एक देखा, एक गुजरात एमपी, कलकत्ता, ओडिशा, ये ऐसे कुछ गिने चुने स्टेट्स थे। यहां से बहुत सारे बच्चे पूना आते हैं सीएमए की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। अब ये हुआ डेटा। अब ये डेटा जो है ये मेरे किसी काम का नहीं है डेटा, ना ही नीचे जो स्टाफ बैठा है उसके कोई काम का नहीं है डेटा, बट ये डेटा किसके काम का है? राज सर के काम का है। सर क्यों सर? अब राज सर देखेंगे कि सीएमए के अंदर मेजोरिटी बच्चा कहां से आ रहा है, तो मार्केटिंग उसी स्पेसिफिक एरिया में होगा। देखो जबरदस्ती जहां पर स्टूडेंट है नहीं, यहाँ पे या तो जहां पर कस्टमर बेस है नहीं, तो वहां पे जबरदस्ती एडवर्टीजमेंट करने का कोई मतलब है क्या? तो फिजूल खर्चा हुआ सर, बराबर है ना। तो वो फिजूल खर्चा हुआ, अगर फिजूल खर्चा हुआ तो उसके नादी नहीं लगना है भाई। एरिया स्पेसिफिक देखो, कौन से एरिया से बच्चा आ रहा है वहां पे मार्केटिंग करो, कौन से स्टेट से बच्चा आ रहा है वो वाले स्टेट में चलो। अगर आपने देखा रहेगा बीच में दिल्ली के लिए ये लोग दिल्ली गए थे, अपने पूरी टीम सीएस की टीम गई थी दिल्ली से बहुत बच्चा आता है पढ़ने के लिए, इंदौर एमपी से बहुत बच्चा आता है पढ़ने के लिए। तो वहां पे अगर अपने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखा रहेगा, इस ऑडिटोरियम भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि बच्चे ऐसे नीचे बैठे हुए, ऑडिटोरियम में बैठने के लिए जगह नहीं, नीचे बैठे, स्टेज पर बैठे हैं मांडी दल के बच्चे, स्टेज पर
इतनी भीड़, तो वहां से स्पेसिफिक एरियाज हमको मालूम है, तो जहां से आते नहीं बच्चा वहां पे जाने का कोई सेंस है क्या? नहीं। तो बात ये क्या चल रही है, जो भी डेटा आपके पास आ रहा है तो वो डेटा का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो रेलेवेंट व्यक्ति है उसके उस हिसाब से अगर प्रोसेस होना है। तो यहां पर एक बुक में एक हायरार्की दी थी, आपके बुक में है, देखो एक इमेज रहेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाला बॉक्स है क्या पिंक कलर में, ये क्या आ गया? ठीक है चलो एक मिनट, मॉडल ओपन, पेज नंबर क्या है रे? ये रहा, ये ना, बराबर है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे अलग अलग हायरार्की पे अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं, अलग अलग हायरार्की। सर ये क्या है, टेबल इतना भयानक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखो राइट साइड में अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, सबसे पहले आपको ऊपर कौन दिख रहा है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कौन बैठा है वहां पर? उसके नीचे कौन बैठे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल, यानी कि कंट्रोलर्स, जो मैनेजर्स होते हैं। अपन ने मैनेजमेंट में पढ़ा है क्या? लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे क्या होंगे? नीचे के लेवल पे काम करने वाले मैनेजर्स, टीम लीडर्स, मैनेजर्स जो होते हैं वो वाले। फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जो डे टू डे ऑपरेशंस देख रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन देख रहे हैं, मतलब सर अभी मान लीजिए प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो स्टोर हैंडलिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं, कुछ लोग वो प्रोसेस देख रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसेस देख रहे हैं, मतलब ये डेली ऑपरेशंस देख रहे हैं, इसलिए उधर क्या नाम दिया? फाइनेंशियल ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? फाइनेंशियल ऑपरेशंस। फाइनेंशियल ऑपरेशंस मतलब सर जो रोज अकाउंटिंग का काम कर रहा है, रिसीट की एंट्रीज मार रहा है, पेमेंट की एंट्रीज मार रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है, रिसीट्स बना रहा है, मेमोज बना रहा है, वाउचर्स बना रहा है, ये लोग हुए। इनके ऊपर आएंगे। अब ये जो है ये लोग कौन है? बुक कीपर्स है, देखो नीचे बुक कीपर्स, मतलब ये लोग बेसिक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे सर। अब ये बेसिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद इस बेसिक रिकॉर्ड से प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, यानी कि आपके और मेरे जैसे जो प्रोफेशनल्स है, सीए एंड सीएमएस जो है, दीज विल क्रिएट रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स। अगर आप बात समझेंगे, आपने सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा, सीएमए इंटरमीडिएट में भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको क्या फीलिंग है? अकाउंट्स का पेपर प्रैक्टिकल है या थियरी है? फाइनल में ये पूरा थियरी है, क्योंकि वहां पे उसका नाम अकाउंट्स है ही नहीं, उसका नाम हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफआर। सीएमए फाइनल में सीएफआर मैं लूंगा, तो वहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम है सर। रिपोर्टिंग मतलब अरे हमारा काम अकाउंटिंग करना है नहीं ना, हमारा काम रिपोर्टिंग करना है। हम रिपोर्ट्स बनाते हैं प्रॉपर, हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, हम लोग नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं है सर।
तो हमको हर प्रकार की रिपोर्ट बनानी है, हर प्रकार के कंप्लायंसेस देखने हैं, इसलिए CFR है, अकाउंट्स नहीं है फाइनल में। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे क्या था? फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंट्स। अकाउंट्स कहां है? गया CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ में आई मेरी बात? तो CFR हो गया वहां पे, ये पूरा थियरी है, पूरा थियरी सिर्फ रिपोर्टिंग। भाई ये कंपनी का रिपोर्ट कैसे बनेंगे, ये कंपनी के रिपोर्ट कैसे बनेंगे, इंडेस क्या बोलता है, कौन से इंडेस में क्या बोला गया है, कौन से इंडेस के हिसाब से रिपोर्टिंग कैसी होगी, ये सब चीजें सब आपने मेरे ख्याल से CMA इंटर ग्रुप 2 में शेड्यूल 3 पढ़ा, शेड्यूल 3 पढ़ा है। शेड्यूल 3 में अगर आपने देखा फॉर्मेट है सर, नुस्ता फॉर्मेट, नुस्ता फॉर्मेट, नुस्ता फॉर्मेट है सर। क्या है वो फॉर्मेट? किसने दिया? अकाउंट्स ने दिया, कंपनीज एक्ट ने दिया है सर। कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 है, बराबर है। कंपनीज एक्ट 2013 में 3 डिवीजन आते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, और ये इनके हिसाब से शेड्यूल 3 बनाना पड़ता है। डिवीजन 1 किसको एप्लीकेबल है? शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के अंदर फॉर्मेट अलग है, डिवीजन 2 के अंदर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अलग है, डिवीजन 3 के अंदर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अलग है। तीनों में 3 अलग फॉर्मेट है। तो डिवीजन 1 किसको एप्लीकेबल है? डिवीजन 1 उनको एप्लीकेबल है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। आपने इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े ना? हाँ नहीं मतलब सिलेबस में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, बराबर है कि नहीं? AS2, AS5, बराबर है। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हाँ हाँ, हो का आता लगेच का आलेत का? आलाय का? 10 मिनिटं बसायला सांग येतो. हाँ तो क्या बात कर रहे थे अपन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। CMA फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो जो आप शेड्यूल 3 यहां पे पढ़ने वाले हो, कहां पर? CMA इंटर ग्रुप 2 में जो आपने शेड्यूल 3 पढ़ा है, दैट वाज अकॉर्डिंग टू डिवीजन 1। CMA फाइनल में जो शेड्यूल 3 आने वाला है, दैट इज डिवीजन 2। उन कंपनीज को एप्लीकेबल है ये वाला शेड्यूल 3 जो अपने बुक्स में इंड AS अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? डिवीजन 1 किसको एप्लीकेबल है? उन कंपनीज को एप्लीकेबल है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसी भी कंपनीज है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करती है, बट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर आप देखेंगे टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, ये ग्रुप मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनके रिपोर्ट जो बनते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनेंगे, इसलिए इनको इंड AS अप्लाई करना पड़ता है। तो इनका शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में बताया गया है, वहां पे डिस्क्लोजर ही अलग है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में सेम है, बट बैलेंस शीट बहुत अलग है, कंसेप्ट भी अलग है। डिवीजन 3 में आते हैं आपके NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जो इंड AS अप्लाई करते हैं। समझा? तो यहां पे सर सब रिपोर्टिंग है भाई, सब रिपोर्टिंग है। तो यहां पे ऊपर टॉप पे देखेंगे आप, CFO क्या देख रहा है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो आपकी जाके अकाउंटिंग एंट्री नहीं देखने वाला है। ए तूने कैश की एंट्री क्या की, ए तूने पेमेंट की एंट्री क्या की, ए तूने रिसीट की एंट्री क्या की, परफॉर्मेंस बता। वो छोटी छोटी एंट्रीज नहीं देखते, वो डायरेक्ट रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक गला पकड़ेगा। प्रोडक्शन इतना कम क्यों है, सेल कम क्यों है, प्रॉफिट मार्जिन का आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक होगा। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या भाई साहब? जो डेटा फाइनेंशियल ऑपरेशंस वालों के पास है, फाइनेंशियल ऑपरेशन वाले के पास, उसका डेटा इसका डेटा सेम रहेगा क्या? दोनों का डिसीजन, इसका डेटा डिसीजन अलग है, इसका डिसीजन अलग है, इसका डिसीजन अलग है, तीनों को सेम डेटा देंगे, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा सर। इसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन अलग है, इसकी इंफॉर्मेशन अलग है। समझ में आ रही मेरी बात? तो डेटा को वैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है तक सबको? 100% कंसेप्ट समझ में आ गया उसका? आ जाओ। अब जो ये जो डेटा है, ये सबके काम आना चाहिए सर, सबको समझ में आना चाहिए सर, सबको सबके दिमाग में बैठना चाहिए सर ये डेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए इन्होंने उसके लिए बोला है,
6 core steps, 6 core steps to make data यूजर फ्रेंडली। ये चैप्टर में पढ़ने लायक कुछ नहीं, एक ही पॉइंट पढ़ने लायक है बस। 6 core steps of और टू मेक डेटा यूजर फ्रेंडली। डेटा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमारे पास 6 स्कोर स्टेप्स है सर। पहला, कोड़ी की दीदी, दीदी को शिफ्ट, बहुत फ्रेंडली है। कोड़ी की दीदी बहुत फ्रेंडली है। हाँ सच्ची, हाँ सच्ची। सी, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई डेटा कलेक्ट करना है, भाई कोई भी काम करना है सबसे पहला काम तो अपने को डेटा कलेक्ट करना है सर। कलेक्शन ऑफ डेटा। ये फ्रेंडली क्यों लिया मैंने? यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, इसलिए मैंने जानबूझ कैसे लिया। कोड़ी की दीदी फ्रेंडली है, फ्रेंडली वर्ड याद आना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। कलेक्शन ऑफ डेटा done through standardized system, appropriate software and hardware may be used appointment of appropriate staff, appointment of appropriate staff is also important. कोडी का ओ, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। सर डेटा कलेक्ट करके तो आ गए, अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सर, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। रॉ डेटा needs to be organized, needs to be organized appropriately to generate relevant information। मतलब इन शॉर्ट प्रोसेस की बात कर रहा है क्या? प्रोसेसिंग की अपन ने डेटा देखा था, डेटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन बनेगा। तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर तरीके से बताना जरूरी है, तभी वो डेटा का कुछ यूज हो पाएगा, इंफॉर्मेशन उससे निकल पाएगी। T stands for data processing।
data needs to be cleaned and remove unwanted elements. Any missing data point needs to be addressed. Options available for data presentation, format must be decided. Integration of data. It is the process of combining data from various sources into single unified form. It includes creation of data network, master server, and users accessing data. Data integration eventually, देखिए धीरे कुछ समय बाद, helps in or enables analytics tools. Data reporting, इंटीग्रेट कर दिया डेटा, कंबाइन कर दिया डेटा जहां से अलग अलग जगह से आया था. पहले हमने डेटा लेके आ गए, डेटा लेके आके प्रोसेस करके उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, इंडेक्सेशन बना दिया, सब बना दिया. उसके बाद इन सब चीजों को अपन यूनिफाइड फाइल में एक जगह पे कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेट करके एक सर्वर पे डाल दिया ताकि सब लोग वहां से एक्सेस कर सके, बराबर. और वो एक्सेस करने के बाद जब हमने सॉफ्टवेयर डाला तो उसके ऊपर अलग अलग टूल्स लगा के, अलग अलग सॉफ्टवेयर लगा से उसमें डेटा में से और इंफॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं और रिपोर्ट निकाल सकते हैं. अब वो डेटा एनालिटिक्स टूल्स यूज करके उस डेटा में से अपन रिपोर्ट जनरेट करेंगे. क्या जनरेट करेंगे? रिपोर्ट. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डेटा, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, आपने परचेस के बिल कलेक्ट कर लिए, सेल के बिल कलेक्ट कर लिए, रिसीट्स कलेक्ट कर लिए, पेमेंट कलेक्ट कर लिए, बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट कर लिए. हाँ जी सर, डेटा कलेक्ट हो गया. डेटा कलेक्ट होने के बाद आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. सारे सेल्स वाली एंट्रीज तू कर, परचेसिंग वाली एंट्रीज तू, रिसीट वाली एंट्रीज, पेमेंट वाली एंट्रीज, बैंक स्टेटमेंट्स तुम लोग एंट्रीज कर दो. एंट्रीज कर दी, ऑर्गेनाइज कर दिया. ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग चालू किया ना उन्होंने.
प्रोसेसिंग बनाने के बाद फिर आपने वो पूरा का पूरा जो डेटा है एंट्री करवाया, मतलब एक सॉफ्टवेयर में एंट्री करवाया, मतलब पूरा डेटा एक सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होके एक जगह पे आ गया। अब उसमें आप क्या करेंगे, बैठ के जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट निकाल। परचेस रिपोर्ट चाहिए, रुक, कौन से डेट से ये डेट से ये तक परचेस रिपोर्ट, ये डेट से ये तक सेल रिपोर्ट, डेटर्स रिपोर्ट, क्रेडिटर्स रिपोर्ट, नहीं वो रिपोर्ट निकाल सकते हो अभी आप उसमें से, बराबर है। देखो रॉ डेटा था, बिल्स पड़े हुए थे, सेल बिल, परचेज बिल वगैरह, अब उसमें से रिपोर्ट्स बनने लग गई। तो अभी यहां पे अपन क्या क्या बोल दिया हमने, डेटा रिपोर्टिंग, ये हो गया। दिस इज ट्रांसलेटिंग डेटा इनटू कंज्यूमेबल फॉर्मेट। अरे ऐसा थोड़ी समझ में आने वाला है, आप रिपोर्ट बना के निकालो तो हमको समझ में आएगा परचेज कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, कितना पैसा रिकवर हुआ है। The objective is a user who wants to understand the financial position, wants to understand the financial position of company should get relevant and accurate information। जब तक आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे तब तक हर कोई उसको एक्सेस थोड़ी ना कर पाएगा। और फिर जब रिपोर्ट बना लिया तो उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डेटा यूटिलाइजेशन। At this ultimate stage, data is being utilized to back corporate services। and activities। This makes corporate decision data driven। ट्रांसफॉर्मेशन टू रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग, कोड़ी की दीदी यूजर फ्रेंडली है, लेके मत चले जाना कोड़ी की दीदी को कहीं पे, लफड़ा हो जाएगा भाई। हेलो आहेत का ते? कंज्यूमेबल फॉर्मेट। अब देखो रिपोर्ट जो बनेगी ना, अब तुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सर इस मंथ में टोटल परचेस कितने हुए हैं, तो ऐसा परचेस की एंट्रीज देख के नहीं समझेगा ना, तो एक फॉर्मेट रिपोर्ट बनेगा। टोटल इस मंथ में सर इतने परचेस हुए, मिस्टर ए को इतना परचेस, बी को इतना परचेस, सी को इतना परचेस, डी को इतना परचेस, ई को इतना परचेस। तो रिपोर्ट मतलब तुझे समझ में आने वाले फॉर्मेट में।
लेजर वगैरह, हाँ लेजर मतलब वो क्या हो जाता, प्रॉपर लेजर प्रिंट देना मतलब वो फिर क्या होता, लेजर का तुम प्रिंट दो ना तो लेजर ऐसा आएगा 2 और बाय फॉर्मेट में। हर किसी को नहीं समझ में आता, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज उसको समझ में आएगा, हर किसी को समझ में आएगा क्या, हाँ। बट अगर ये है भाई साहब, ये रहा, ये अगर ऐसा फॉर्मेट है, परचेज रिपोर्ट 1 अप्रैल to 30 अप्रैल, क्रेडिट परचेसेस, रिपोर्ट देख के समझ में आ गया क्या है। फिर उसके अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ। अब यहां पर तो परचेस लेजर में देखेगा तो परचेस लेजर में तो ए भी है, बी भी है, कैश भी है, बैंक भी है, सब है। तो प्रॉपर मुझे वो फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये देखना है क्रेडिट परचेसेस, इस महीने में उधार माल कितना खरीदा तुमने, इस महीने में उधार माल कितना बेचा तुमने। तो परचेस का रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, जैसे सब्सिडरी बुक्स में बनता था, याद है क्या, परचेस बुक बनेगा, सेल बुक बनेगा, परचेस रिटर्न बुक बनेगा, सेल रिटर्न बुक बनेगा, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। तो ये रिपोर्ट वो सब्सिडरी बुक्स बनाए ही इसीलिए है ताकि आपकी अकाउंटिंग आसान हो। देखो जर्नल अगर हम समझेंगे तो जर्नल जो है, जर्नल में क्या होता है सर, जर्नल में हम लोग लाइन से धड़ एंट्रीज करते हैं, परचेस एंट्री, सेल एंट्री, एक्सपेंस एंट्री, इनकम एंट्री, सब एंट्री। अब तू रात को बैठ के तुझे हिसाब लगाने के आज दिन भर में मैंने परचेस कितना किया, तो तू कैलकुलेटर लेके बैठा है, कैलकुलेट कर रहा है कि परचेस परचेस, हाँ परचेस 10,000, परचेस, ये परचेस, फिर अगला परचेस। परचेस करते करते क्या गलती से तूने ऑन का बटन दबा दिया, गया गया, बराबर है, मशक्कत वाला काम है। तो अकाउंटिंग किया क्यों है, अकाउंटिंग करते किस लिए है, बिजनेस का काम आसान होने के लिए या बिजनेस का काम डिफिकल्ट होने के लिए। यहां पे तो डिफिकल्टी हो रही है सर, तो बोले रुको हम सब्सिडरी बुक्स लेकर आएंगे। भाई परचेस है ना, सारे क्रेडिट परचेस इसमें रिकॉर्ड कर, सारे क्रेडिट सेल्स इसमें रिकॉर्ड कर, सारा कैश ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर, बराबर है। तो उससे जब रात में तो हिसाब करने के लिए बैठेगा घर जाते समय, परचेस रिपोर्ट का टोटल लेगा, धड़ाप ओके आज इतना परचेस हुआ, सेल का टोटल लिया, हाँ इतना सेल हुआ, टोटल कैश कितना आया, टोटल कैश कितना गया, बैलेंस कैश कितना, लगेज कैश का मोजा, हाँ कैश बैलेंस मैच हो गया भाई, टैली, आराम से जाके अभी सो जाएंगे अपन। नहीं तो अगर ये प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स वगैरह ना हो, यानी कि प्रॉपर रिपोर्ट्स अगर ना हो, तो भाई साहब पूरा दिन धंधा करने में जाएगा, पूरी रात हिसाब करने में जाएगी, फिर अगले दिन उठेंगे कैसे, समझ में आया क्या। तो इसलिए उस फॉर्मेट में, उस तरीके में हमको रिपोर्ट मिलना जरूरी है, विच इज कंज्यूमेबल फॉर्मेट, जो हमारे समझ में आए, जो हमारे लिए ईज हो। पक्का 8.4 था रे, वो 4 ही लिखा था ना मैंने, 4, 8.5 कुछ 4-5 पेज का है, 8.6 एक पैराग्राफ का है, 8.7 है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली अपन ये तीनों यूनिट्स खत्म कर देंगे, 8.5, 8.6, 8.7। डन।